नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पी फॉर पॉलिटिक्स चैनल पे। और हम लेके चल रहे हैं अपनी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की सीरीज, जिसमें आज हम फोकस करने वाले हैं कन्फ्यूशियस पे। लास्ट टाइम हमने कंप्लीट किया था फ्रेंच फैनन को, लेकिन सिलेबस के हिसाब से तो आपका जो कन्फ्यूशियस है वो पहले ही कवर हो जाना चाहिए था। लेकिन कन्फ्यूशियस पे ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, लेकिन काफ़ी जो एग्जाम है, जैसे हरियाणा का आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, सब्जेक्टिव एग्जाम रहेगा आपका मेंस, तो उसमें इनकी जो आइडियोलॉजी है उस पर कोई क्वेश्चन सब्जेक्टिव वे में बन सकता है। तो कन्फ्यूशियस को आज हम कवर करेंगे, ठीक है। आई थिंक इस यूनिट में वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में 1 से 2 थिंकर बचे हुए हैं। उसके बाद ये आपकी जो यूनिट है कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशन स्टार्ट करें या आपकी जो पहली यूनिट है पॉलिटिकल थ्योरी वो स्टार्ट करें, जिसमें आइडियोलॉजीज हैं, ठीक है। वो उस पर हम बाद में देखेंगे, पहले ये थिंकर कवर अप कर लेते हैं। खैर, तो कन्फ्यूशियस पे फोकस करते हैं। कन्फ्यूशियस जो थिंकर हैं ये चाइना से आते हैं। बेसिकली यदि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको इनके बारे में नहीं पता है तो काफ़ी बार इनके जो फेमस कोट और स्टेटमेंट्स हैं वो आपने टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक यहाँ पे देखी होंगी, ठीक है। और इसके अलावा भी ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है। जब इंटरनेशनल रिलेशन हम पढ़ते हैं तो कन्फ्यूशियस सेंटर के नाम आपने काफ़ी बार सुने होंगे। न्यूज़ चैनल में कन्फ्यूशियस सेंटर्स के बारे में आपने नाम सुने होंगे, क्योंकि जो कन्फ्यूशियस सेंटर है ये चाइनीज़ गवर्नमेंट चलाती है। अलग अलग कंट्रीज़ में अपने जो कल्चरल सेंटर जो बनाते हैं, जहाँ पे उनका नाम कन्फ्यूशियस सेंटर रखा गया है चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे वो बताते हैं कि हम अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर, इसको प्रमोट करते हैं। इंडिया भी ऐसा करता है, ठीक है। हम अलग अलग कंट्रीज़ हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे अपने कल्चरल सेंटर खोल के रखते हैं, जहाँ पे हम जो हिंदी को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। वहाँ पे जो वहाँ के लोग हैं जो हिंदी सीखना चाहते हैं उनको हिंदी सिखाते हैं। तो ऐसे ही चाइनीज़ गवर्नमेंट भी कन्फ्यूशियस सेंटर खोल के रखती है। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि वो कल्चर के साथ साथ काफ़ी इलीगल एक्टिविटीज़, जो फॉरेन इलीगल फंडिंग है वो प्रोवाइड की जाती है। वहाँ की मीडिया को इन्फ्लुएंस किया जाता है, वहाँ की जो पॉलिटिक्स है उसको इन्फ्लुएंस किया जाता है। ये काफ़ी एक्टिविटीज़ अब चाइना में काफ़ी बार न्यूज़ आती है कन्फ्यूशियस सेंटर की। तो इसके बारे में इंडिया में भी काफ़ी बार आवाज़ें उठी है, कन्फ्यूशियस सेंटर बंद करना चाहिए। ये वो काफ़ी कंट्रीज़ हैं जो इस चीज़ से जूझ रही हैं। जब इंटरनेशनल रिलेशन करेंगे, इंडिया चाइना के रिलेशन हम देखेंगे, तब मैं कन्फ्यूशियस सेंटर पे अच्छे से आपको बताऊंगा। खैर, आज हम कन्फ्यूशियस जो थिंकर हैं उनकी जो आइडियोलॉजी है, थिंकिंग है, इस पर आज फोकस करने वाले हैं, ठीक है। और इनका जो जन्म है वो आपका 551 BCE में चाइना में होता है, ठीक है। इनका जो जन्म है वो एक रिस्पेक्टेबल फैमिली में होता है, लेकिन ये मोडेस्ट होते हैं। मोडेस्ट का मतलब यही है कि नॉलेज काफ़ी है, बस हवाबाजी नहीं करते हैं, ठीक है, बताने की। तो इसीलिए ये अपने आप को मोडेस्ट भी बोलते हैं। और इनकी जो फेमस स्टेटमेंट है कि आदमी भले ही बोलने में मोडेस्ट हो, लेकिन उसके एक्शन बहुत ही क्या हो, लाउडेस्ट हो, एक्सीड्स करे एक्शन में। जब इनकी फेमस स्टेटमेंट देखेंगे तब हम देखेंगे, ठीक है। इन्होंने जो रिसीव की थी एजुकेशन, वो ट्रेडिशनल एजुकेशन थी। ट्रेडिशनल एजुकेशन का मतलब यही है कि जो एंसेस्टर, जो माता पिता आपको सिखा के गए हैं, जो कस्टम हेरिटेज आपको अपने एंसेस्टर से मिला है, आप उसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, उसी कस्टम्स के साथ आप जुड़े रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि सोसाइटी में ज़्यादा रेडिकल रिफॉर्म्स के ये मतलब साथ नहीं थे। बेसिकली जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम था उसी के साथ थे। ये बताते थे कि आपके जो माता पिता जो आपको कस्टम्स और हेरिटेज प्रोवाइड करके गए, जो एंसेस्टर आपके दादा दादी प्रोवाइड करके गए हैं, आपको वही फॉलो करने हैं, ठीक है। इसकी जो ट्रेडिशनल एजुकेशन की वजह से उनकी जो फिलोसफिकल आइडियाज शेप लेते हैं। कन्फ्यूशियस ने काफ़ी जो गवर्नमेंट पोजीशन है उस पर भी काम किया है, इंक्लूडिंग रोल इन एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। हिज एक्सपीरियंस लीड हिम टू द डेवलप हिज, इनके ये जो एक्सपीरियंस रहे हैं, इनकी वजह से इनके जो एथिकल और फिलोसफिकल टीचिंग भी डेवलप हुई है, जो कि फोकस किस पे करती है, मॉरलिटी पे, सोशल रिलेशनशिप पे, जस्टिस पे और सिंसियरिटी पे, ठीक है। हम देखेंगे कि कैसे ये फैमिली सिस्टम को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। टीचिंग, और इन्होंने अपनी जो एक स्कूल भी स्टार्ट की थी जिसका नाम था इनका कन्फ्यूशनिज्म। जैसे हम प्लेटो की देखते हैं, उनकी जो पहली यूनिवर्सिटी उन्होंने स्टार्ट की थी एकेडमी, जिसके गेट पे उन्होंने क्या लिखा था कि जिसको ज्योमेट्री नहीं आती वो अंदर ना आए। तो यहाँ पे ये अपनी जो स्कूल स्टार्ट करते हैं जिसमें ये अपनी फिलोसफी पढ़ाते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इनका देखा जाए तो ये अपने जो आइडियाज़ को काफ़ी बार जो गवर्नमेंट, जो वहाँ के रूलर रहे हैं, उनकी जो गवर्नमेंट है उसमें इंप्लीमेंट करने की बात करते हैं, लेकिन काफ़ी बार इनको पॉलिटिकल सेटबैक देखने को मिलता है। इसकी वजह से इनको ट्रैवल भी करना पड़ता है यहाँ से वहाँ दूसरे स्टेट्स में, ताकि ये उन रूलर्स को समझा पाएँ कि जो मेरी फिलोसफी है, जो मेरी टीचिंग्स है, वो आप अडोप्ट कर लो। इसके लिए वो अलग अलग स्टेट में भी जाते हैं, उनको समझाते हैं कि उनकी टीचिंग फिलोसफी क्या है। उनकी डेथ होती है चाइना में ही 1479 BCE में, और उसके बाद उनके जो वर्क हैं वो काफ़ी फेमस होते हैं। अब हम देखेंगे उनके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, जिसमें सबसे पहला जो उनका इंपॉर्टेंट जो वर्क आता है वो एनालिटिक्स आता है, ठीक है। ये मोस्ट सिग्निफिकेंट टेक्स्ट है उनका, कन्फ्यूजनिज्म स्कूल का माना जाए तो, जो एम्फेसाइज करता है किस चीज़ को, एथिक्स को, प्रॉपर कंडक्ट्स को, और इंपॉर्टेंस ऑफ मोरल वैल्यूज़ को तवज्जो देता है। फिर वो आपकी पर्सनल हो या फिर पब्लिक लाइफ की हो, दोनों को ही मोरल वैल्यूज़ को की जो इंपॉर्टेंस है वो इस वर्क में वो बात करते हैं। दूसरा उनका इंपॉर्टेंट वर्क है द बुक ऑफ डॉक्यूमेंट्स। बेसिकली ये क्या है, कंपाइलेशन है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की, स्पीचेस की, ठीक है, जिसमें क्या प्रोवाइड की जाती है, इंसाइट प्रोवाइड किया गया है अर्ली चाइनीज हिस्ट्री का और गवर्नेंस प्रिंसिपल्स का,
ठीक है, तो इसमें इसके बारे में वो बात करते हैं। तीसरी जो बुक है उनकी, द बुक ऑफ सॉन्ग्स, तो ये भी उनके कंपाइलेशन है चाइनीज़ पोएम्स का, सॉन्ग्स का, ठीक है। और इसमें क्या है कि जो कंपाइलेशन है वो बेसिकली किस पे फोकस्ड करता है, मोरल वर्च्यूज़ पे, सोशल हार्मनी पे। क्योंकि आपको सिर्फ इतना फोकस, एक पॉइंट को ध्यान रखना है कि इनको ट्रेडिशनल एजुकेशन दी गई थी और ये चाहते थे कि ट्रेडिशनल एजुकेशन ही फैमिली में प्रोवाइड की जाए, तो एक हिसाब से ये कंजर्वेटिव नेचर के बन जाते हैं। तो इसलिए ज़्यादा मोरल वैल्यूज़ को एम्फेसाइज करते हैं, सोशल हार्मनी को एम्फेसाइज करते हैं। ये बताते हैं कि जो जितनी रोबस्ट मोरल वैल्यूज़ आप फैमिली में प्रोवाइड करोगे उतनी ही अच्छी सोसाइटी निकल, क्योंकि फैमिली स्टेबल है तो सोसाइटी स्टेबल निकल के आएगी, और आपकी सोसाइटी स्टेबल है तो आपका स्टेट स्टेबल निकल के आएगा। तो इसके बारे में वो बात करते हैं। इनके बाद जो नेक्स्ट बुक है उनके बुक्स ऑफ राइट्स है, जिसमें रिचुअल, सेरेमनीज, सोशल कंडक्ट के बारे में वो बात करते हैं, ठीक है। बेसिकली जो ट्रेडिशनल जो कस्टम्स है ना उस पर ही बात करते हैं। जब भी हम देखेंगे कि किसी भी बुक में आपको ये रिफ्लेक्शन मिल ही जाएगा कि वो फोकस कर रहे हैं ट्रेडिशनल वैल्यूज़ पे, मोरल वैल्यूज़ पे जो आपके एंसेस्टर से मिली है, ठीक है। फैमिली सिस्टम को किस हिसाब से बढ़ाना है, अपने एंसेस्टर को देखते हुए जो हेरिटेज वो प्रोवाइड करके गए हैं आपको उसी को कैरी फॉरवर्ड करना है। जो नेक्स्ट जो वर्क है उनका वो द स्प्रिंग है। बेसिकली इसमें भी वो इस पर रिफ्लेक्ट करते हैं हिस्टोरिकल एंड मोरल लेसन्स, कि इनके जो वर्क हैं इस पे ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है। वैसे आपको स्पेसिफिकली इतना नोट डाउन कर लेना है कि जिस भी वर्क में हम बात करेंगे उसमें मोरल वैल्यूज़ आएंगी, जो एथिकल वैल्यूज़ आएंगी, फैमिली सिस्टम आएगा, फैमिली सिस्टम को कैसे डेवलप करना है, ट्रेडिशनल कस्टम से डेवलप करना है, आपके जो हेरिटेज जो आपको एंसेस्टर से मिले हैं वो आपको देखना है, उसी को कैरी फॉरवर्ड करना है। इतना आपको 10 नोट डाउन करना है, ठीक है। अब उनके व्यूज़ देखते हैं फैमिली सिस्टम पे, कि फैमिली सिस्टम पे वो क्या बोलते हैं। पहला वो कॉन्सेप्ट देते हैं आपका फिलियल, जो कॉन्सेप्ट देते हैं, जो कि वर्ड जो फैमिली से ही निकल के आता है आपका, ठीक है। तो उसमें वो थॉट्स रिगार्डिंग फैमिली मेन कॉन्सेप्ट रहता है, जिसमें वो एम्फेसाइज करते हैं रिस्पेक्ट को, ओबीडेंस को, केयर ऑफ पेरेंट्स एंड एंसेस्टर, कि जिसमें वो इस चीज़ पे जोर देते हैं कि फैमिली में क्या होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ओबीडेंस होना चाहिए। किसके लिए? पेरेंट्स के लिए, अपने एंसेस्टर के लिए। जो बच्चे हैं उनको जो आज्ञा दी जाए उसका वो पालन करें, ठीक है। इस चीज़ के बारे में वो बात करते हैं। और वो इसी वर्क में अपना फाउंडेशन रखते हैं हार्मोनियस फैमिली का, ठीक है, जिससे स्टेबल सोसाइटी निकल के आती है। जो मैंने आपको बताया था कि यदि आपको एक रोबस्ट, यदि आप फैमिली निकाल के लेके आते हैं तो वो जो उसका रिफ्लेक्शन है वो आपको सोसाइटी में देखने को मिलेगा। तो जितनी अच्छी फैमिली होंगी सोसाइटी में उतनी ही अच्छी सोसाइटी स्टेबल निकल के आएगी, और जितनी अच्छी स्टेबल सोसाइटी होगी उतना स्टेबल स्टेट निकल के आएगा। वो फैमिली सिस्टम में हायरार्की का कॉन्सेप्ट देते हैं। हायरार्की का मतलब यही है कि वो जो फैमिली है उसमें फादर को क्या बताते हैं, हेड बताते हैं, कि वो क्या करेगा, वो गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और वो बताते हैं कि जो मदर है वो सपोर्ट प्रोवाइड कर देगी, मैनेज करेगी, जो आपके घर के जो कामकाज है उसमें सबऑर्डिनेट रोल प्ले करते हैं। इसके लिए उनको क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ता है बेसिकली, कि वो औरत और जो आदमी है उसको इक्वल नहीं रखते। यहाँ पे वो थोड़ी सी जो पैट्रियार्की जो थिंकिंग है वो उनकी झलकती है, कि फादर को वो हेड समझते हैं और बच्चों से वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो रिस्पेक्ट करें और आज्ञा का पालन करें, जो पेरेंट्स और एल्डर्स उनको प्रोवाइड करते हैं या देते हैं उनको, ठीक है। उसको पालन करना है। अपने जो एंसेस्टर हैं उनकी आपको पूजा करनी है, ठीक है। और वो जो हेरिटेज आपको देके गए हैं बच्चे, जो उसको क्या करना है, कैरी फॉरवर्ड करना है। वो मोरल एजुकेशन विद इन द फैमिली, मोरल एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात करते हैं। और वो बताते हैं कि जो फैमिली है ना वो आपकी प्राइमरी प्लेस है जहां पे बच्चों को मोरल एजुकेशन मिलती है और उनका पर्सनल डेवलपमेंट होता है। वो स्कूल की बात नहीं करते कि भाई स्कूल में जाने से, जो स्कूल प्राइमरी प्लेस होता है जहां पे बच्चों को मोरल एजुकेशन प्रोवाइड होती है, वो कहते हैं कि फैमिली ही पहली ऐसी चीज है जहां पे मोरल एजुकेशन और पर्सनल डेवलपमेंट बच्चों का होता है। और ये ड्यूटी है उनके पेरेंट्स की, कि पेरेंट्स अपने बच्चों को ये बताएं कि हमें जो एंसेस्टर जो हेरिटेज प्रोवाइड, जो मोरल वैल्यूज प्रोवाइड करके गए हैं वो ये हैं, इसी को आपको कैरी फॉरवर्ड करना है। उससे उनका जो मोरल एजुकेशन है वो बढ़ता है और उनका जो पर्सनल डेवलपमेंट है वो भी होता है फैमिली सिस्टम की वजह से। उसके बाद वो रोल बताते हैं एंसेस्टर का, कि आपको जो अपने एंसेस्टर रहे हैं फैमिली में उनको क्या करना है, उनकी वर्शिप करनी है, ठीक है। और उनके जो राइट्स है वो प्रोवाइड करके गए हैं वो उनको मेंटेन करना है, ठीक है, उनको प्रैक्टिस करनी है। और आगे वाली जो जनरेशन है उसको भी आपको बताना है जो हेरिटेज आपको मिला है, ताकि वो उस हेरिटेज को कैरी फॉरवर्ड कर पाए, अपने कस्टम्स के, अपनी जो रूट्स वैल्यू है, ग्रास रूट्स वैल्यूज है, उनके साथ जुड़े रहें। इसके बारे में बात करते हैं। वो हार्मनी और स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, कि मैंने बताया कि जब भी हम फैमिली सिस्टम का बात करेंगे तो वो सोशल हार्मनी और स्टेबिलिटी की बात करेंगे, कि जो फैमिली है उसमें सोशल हार्मनी होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। उसकी वजह से ही आपकी जो सोसाइटी है वो स्टेबल सोसाइटी निकल के आएगी, और जैसे ही आपकी स्टेबल सोसाइटी निकल के आती है उसके बाद आपका जो स्टेबल स्टेट निकल के आएगा। अब उनके व्यूज देखते हैं हम एजुकेशन पे, जिसमें सबसे पहले वो मोरल और कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करते हैं। कि जैसे वो बताते हैं कि जो एजुकेशन का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि जो नॉलेज एक्वायर करें, इसका मतलब ये है कि जो मोरल वर्च्यूज हैं, जो आपके जो मोरल सद्गुण हैं वो भी एक्वायर करें, ठीक है। और वो एम्फसाइज करते हैं कि जो एजुकेशन का जो गोल है ना वो है कि एक इंडिविजुअल को एथिकली डेवलप करना, उसको रिस्पॉन्सिबल बनाना और उसको इतना कैपेबल बनाना कि वो कंट्रीब्यूट कर पाए सोसाइटी में पॉजिटिवली।
तो पूरा एजुकेशन का मतलब यही है, मोरल और कैरेक्टर डेवलपमेंट का पूरा काम यही है कि एजुकेशन का सिर्फ मतलब यही नहीं कि आपको नॉलेज दी और अब जाओ। नहीं, एक इंडिविजुअल को इतना कैपेबल बनाएगी नॉलेज, जो आपकी एजुकेशन है, कि वो एथिकली भी ठीक होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा और इतना कैपेबल होगा कि सोसाइटी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट, पॉजिटिव कंट्रीब्यूट वो देगा। ठीक है, इसके बारे में बात करें। और वो बताते हैं कि जो एजुकेशन है वो क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, और एजुकेशन की वजह से ही जो पर्सनल ग्रोथ होती है और सेल्फ इंप्रूवमेंट होता है। यहाँ पे हमें झलक मिलती है प्लेटो की। जब हम प्लेटो का मैंने थ्योरी ऑफ एजुकेशन आपको करवाया था, जिसमें वो बताते हैं कि जहाँ पे 50 साल के बाद वो फिलोसफर किंग निकल के आता है, तो वो बताते हैं कि एजुकेशन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो इसलिए आपके कन्फ्यूशियस भी बोलते हैं, यहाँ पे उनके आइडियाज में हमें सिमिलरिटी नजर आती है कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये बताते हैं कि एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जिससे जो इंडिविजुअल है उसकी जो पर्सनल ग्रोथ होती है और सेल्फ क्या होता है, इंप्रूवमेंट होता है। उसके बाद रोल ऑफ टीचर आता है। रोल ऑफ टीचर में वो बताते हैं कि जो टीचर एक इंस्ट्रक्टर ही नहीं है, वो मोरल गाइड भी प्रोवाइड करता है, रोल मॉडल भी होता है। रोल मॉडल का मतलब यही है कि जिस हिसाब के जो काम आपके एग्जाम्पल सेट करता है, बेसिकली जो रोल मॉडल होता है अपने बच्चों के लिए, जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए रोल मॉडल होता है कि जो टीचर जितने अच्छे काम करेगा तो वो अपना रोल मॉडल को फॉलो करेंगे और वो भी जो बेस्ट अचीव करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में वो बात करते हैं। अब हम देखते हैं उनके स्टेट के रिगार्डिंग व्यूज की, स्टेट के बारे में। वो मोरल लीडरशिप को प्रमोट करते हैं, जिसमें वो जो राजा है उसको बताते हैं कि आपको हार्ड हैंडेडली आपको डील ना करके, आपको बाई जो वर्च्यूज हैं उससे आपको डील करना है। और वो बताते हैं कि राजा का जो मोरल कैरेक्टर है ना और एथिकल बिहेवियर है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है गवर्न करने के लिए, इफेक्टिवली गवर्न करने के लिए एक राजा का मोरल कैरेक्टर और एथिकल बिहेवियर ज्यादा जरूरी है। और जो लोगों की जो उस राज्य में रह रहे हैं, जिस राज्य का वो राजा है, उस राज्य में जो लोग रह रहे हैं उनकी लॉयल्टी, उनका फेथ गेन करना है, तो आपको एथिकली और मोरल कैरेक्टर आपको अच्छा रखना पड़ेगा राजा को। वो रोल बताते हैं रूलर का, कि रूलर क्या करे, कि रूलर एक एग्जाम्पल सेट करे कि वो एथिकली करेक्ट है, वो राइट है, ठीक है, वो बिल्कुल ही मोरली करेक्ट है, तो मोरल कैरेक्टर उसका अच्छा है। तो इससे एक एग्जाम्पल सेट होता है, जो उस राज्य में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट होता है, और वो अपने राजा को फिर उस हिसाब से फॉलो भी करते हैं, फिर वही काम वो अपनी सोसाइटी में भी करते हैं। गवर्नमेंट के बारे में वो बात करते हैं कि वो एम्फेसाइज करते हैं कि रूलर क्या करे, एक एग्जाम्पल सेट करे, जो कि मैंने आपको बताया है कि भाई वो मोरली एथिकली करेक्ट होगा, ठीक है, और वो एक बाई वर्च्यूज, सद्गुण से वो अपना शासन करेगा, ठीक है, हार्ड हैंडेडली बिलीव नहीं करेगा। ठीक है, अब इसमें वो बताते हैं कि जो आपका राजा है ना, वो एक्ट करे इंटीग्रिटी और राइटनेस के थ्रू। इससे क्या होता है कि एक एग्जाम्पल सेट होता है आपका, जो राज्य में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए, कि राजा इतना एथिकली करेक्ट है, फिर लोग भी उसी हिसाब से काम करने लगते हैं। वो बताते हैं, मेरिटोक्रेसी की बात करते हैं, वो मेरिट की बात करते हैं कि किसी भी एक इंडिविजुअल को कोई ऑफिस प्रोवाइड किया जाएगा या कोई पोस्ट प्रोवाइड दी जाएगी, तो उसके मेरिट और उसके वर्च्यू बेस्ड उसको दी जाएगी, ना कि हेरिडेटरी प्रिविलेज और ब्राइबरी, घूस देके उसको जो ऑफिस है उसकी पोस्ट दे दी जाएगी। जिसमें वो बताते हैं कि जो इंडिविजुअल है ना, किसी भी सिस्टम में कोई भी पोस्ट उसको प्रोवाइड की जाएगी तो उसकी एबिलिटी देख के, उसका मोरल कैरेक्टर देख के उसको वो पोस्ट प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिमिलरिटी दिखती है प्लेटो की। प्लेटो का थ्योरी ऑफ एजुकेशन जब मैंने बताया था कि 18 साल पे पहला टेस्ट होता है, ठीक है, पहला टेस्ट जो फेल कर गया वो प्रोड्यूसर क्लास ज्वाइन कर लेगा एबिलिटी के हिसाब से, और जो पास कर गया वो मिलिट्री एजुकेशन में चला जाएगा। फिर 20 साल पे एक टेस्ट होगा, यदि जो फेल कर गया वो मिलिट्री ज्वाइन कर लेगा, वरना आगे वो फिलोसफर किंग के लिए अपनी एजुकेशन स्टार्ट करेगा। तो ये सब जो सिमिलरिटी है हम कन्फ्यूशियस के साथ प्लेटो की देख पा रहे हैं। रोल ऑफ रिचुअल्स एंड प्रोपरारिटी के बारे में बात बताते हैं कि जो रिचुअल्स का जो रोल है ना, वो इतना एसेंशियल है कि वो सोसाइटी में सोशल हार्मनी और ऑर्डर बनाने के लिए काम आता है। वो बिलीव करते हैं कि रिचुअल और सेरेमनी क्या है, जो हेल्प करती हैं आपकी सोशल हायरार्कीज, प्रमोट रिस्पेक्ट टू एस्टैब्लिश नॉर्म्स, कि नॉर्म्स और लॉज आपके इस्टेब्लिश करने के लिए जो आपके रिचुअल्स है ना, सेरेमनीज है, जो अब ये रिचुअल सेरेमनीज आपको कहाँ से मिली है, अपने एंसेस्टर से मिली है, और उसी की वजह से जो सोसाइटी में नॉर्म्स मतलब रूल रेगुलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए हेल्प करते हैं। वो एम्फेसाइज करते हैं सोशल हार्मनी, इसके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि वो मेंटेन ऑर्डर एंड हार्मनी इन फैमिली टू रिफ्लेक्ट लार्जर सोसाइटी, कि वो एम्फेसाइज करते हैं सोशल हार्मनी की, जिसमें फैमिली में, कि जो फैमिली है उसमें क्या होगा, जो जितने भी जो फैमिली में लोग हैं उसमें एक तो क्या होगी, सोशल हार्मनी होगी, एक दूसरे के वो रिस्पेक्ट करेंगे, जो बच्चे हैं उनको जो आज्ञा दी जाएगी उसका वो पालन करेंगे। तो इससे क्या है, एक रोबस्ट फैमिली निकल के आती है आपकी, और वो क्या प्रोवाइड करती है, उससे एक अच्छी सोसाइटी निकल के आती है, और अच्छी सोसाइटी निकल के आएगी आपकी तो अच्छा स्टेट निकल के आएगा। अब हम उनकी देखते हैं फेमस स्टेटमेंट्स।
जिसमें सबसे पहले उनकी जो स्टेटमेंट आती है, यहाँ पे जब मैं आपको बताता हूँ कि एक अच्छी फैमिली निकल के आएगी, तो एक अच्छी सोसाइटी निकल के आएगी और एक अच्छी सोसाइटी निकल के आएगी, तो एक अच्छा स्टेट निकल के आएगा। यहाँ पे हमें सिमिलैरिटी नज़र आती है कन्फ्यूशियस की एरिस्टोटल की। एरिस्टोटल की ज़रा वो स्टेटमेंट याद करो आप, जिसमें एरिस्टोटल आपको कहता है कि एक एक यदि सिटी स्टेट में यदि लोग अच्छे हैं, तो सिटी स्टेट भी अच्छा होगा और यदि लोग बुरे हैं, तो सिटी स्टेट भी बुरा होगा। तो यहाँ सिमिलैरिटी आपको जो कन्फ्यूशियस के साथ एरिस्टोटल की भी थोड़ी बहुत नज़र आएगी। अब उनकी स्टेटमेंट है जिसमें वो बताते हैं कि जो सुपीरियर जो आदमी है ना, वो मोडेस्ट होगा स्पीच में, कि बोलने में भले ही कम हो लेकिन उसके जो एक्शन है वो लाउडेस्ट होंगे, काम उसके जबरदस्त होंगे। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है कि वो बताते हैं कि ये मैटर नहीं करता कि आप कितना स्लो जा रहे हैं, कोई भी आप यदि आपका जो गोल है उसकी तरफ कितना स्लो जा रही है मैटर नहीं करता, बस ये है कि आप रुके हुए ना हो। तीसरी स्टेटमेंट है कि वो ग्रेटेस्ट ग्लोरी ऑफ नॉट फेलिंग, मतलब वो यही बताते हैं कि सबसे बड़ी ग्लोरी यही है कि आप जितनी बार भी गिरें उतनी बार उठें अपने लक्ष्य की तरफ। रियल नॉलेज वही है कि जो इग्नोरेंस आपको समझ में आए, टू सी व्हाट इज राइट, नॉट टू डू व्हाट वांट टू ऑफ करेज। ही हु लर्न, सबसे बढ़िया स्टेटमेंट है उनकी ये, कि जो सीख रहा है लेकिन सोच नहीं रहा, तो मतलब वो लॉस्ट कर देगा जो उसने सीखा है। लेकिन सबसे खतरनाक क्या है कि जो सोच रहा है और सीख नहीं रहा, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है स्ट्रेंथ ऑफ ए नेशन, कि किसी भी यहाँ पे देखो ये फैमिली सिस्टम होम के बारे में बात कर रहा है कि एक यूनिट से वो स्टेट की तरफ जाने की बात करता है, कि जो स्ट्रेंथ ऑफ ए नेशन, किसी भी नेशन की स्ट्रेंथ उसके एक फैमिली सिस्टम से निकल के आती है। जितनी रोबस्ट फैमिली सिस्टम होगा, जितना एथिकली मॉरली करेक्ट आपका एक फैमिली सिस्टम होगा, उतनी अच्छी सोसाइटी निकल के आएगी, और उतनी अच्छी सोसाइटी निकल के आएगी उतना ही अच्छा आपका नेशन बनेगा। ए मैन हु कमिटेड मिस्टेक, मतलब एक आदमी जो मिस्टेक कर रहा है उसके बाद उसको करेक्ट नहीं कर रहा, तो वो बार बार क्या करेगा, मिस्टेक करेगा। इन टीचिंग, जो टीचिंग है उसमें कोई भी अमीर गरीब का भेदभाव नहीं देखा जाता, ये आपके कन्फ्यूशियस कहते हैं। क्रिटिसिज्म देखते हैं जेंडर रोल को लेके। जेंडर रोल का तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक तो उनकी ट्रेडिशनल क्या है, जो ट्रेडिशनल नॉलेज मिली है, ट्रेडिशनल उनकी थिंकिंग है। तो अब जो हायरार्की सिस्टम जो फैमिली में देते हैं कि जो फादर है वो आपका क्या है, हेड है, मदर क्या है, सबऑर्डिनेट जो घर के कामकाज संभालती है, तो इसके लिए क्रिटिसाइज किया गया। कंजर्वेटिज्म, जो उनके आइडियाज है कंजर्वेटिव, कि वो रजिस्ट करते हैं सोशल चेंजेस एंड इनोवेशन। क्यों? क्योंकि वो ट्रेडिशनल जो एजुकेशन है, ट्रेडिशनल जो राइट्स हैं, रिचुअल्स हैं, जो आपके एंसेस्टर से मिले हैं आपको, बेसिकली उसी के साथ अलाइन रहना चाहते हैं, उसी को प्रमोट करते हैं। तो उसके लिए आपको जो सोशल चेंजेस होंगे, इनोवेशन होंगे, उसको आप कहाँ एक्सेप्ट कर लोगे? इसके लिए उनको क्रिटिसाइज किया जाता है। और इसलिए क्रिटिसाइज किया जाता है कि उन्होंने जो इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस है ना, उसको इतनी तवज्जो नहीं दी सोसाइटी में। उन्होंने मोरल जो एस्पेक्ट है उसको ही पकड़े रखा, लेकिन जो रियल जो डेवलपमेंट होती है आज के टाइम पे, वो इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस की वजह से सोसाइटी में निकल के आती है। इसलिए उन्होंने इस पे तवज्जो ना देके उन्होंने ज्यादा मोरल डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान दिया, आइडियलिस्ट वे में ज्यादा ध्यान दिया, जो प्रैक्टिकल वे में जो इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस है उस पर कम ध्यान दिया, इसलिए उनको क्रिटिसाइज किया जाता है। तो अब क्रिटिसिज्म खत्म हो गया। अपना जो कन्फ्यूशियस है वो इतना टॉपिक था। आपको ये आशा करता हूं कि जो कन्फ्यूशियस जो टॉपिक है वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसमें भी कोई दिक्कत परेशानी समस्या रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। और जो चैनल पे नए हैं, यदि कंटेंट आपको यदि कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब करें, जो अपने दोस्त हैं उनके साथ शेयर करें। कंटेंट में इंप्रूवमेंट चाहिए, फिर उसके बाद लाइक सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस सीधा कमेंट बॉक्स में आप फीडबैक दीजिए कि कैसे कंटेंट में क्या क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, तो उस हिसाब से हम इंप्रूवमेंट कर लेंगे। ठीक है, और जो टेलीग्राम चैनल है वो आप ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि वहाँ पे मैं क्विज फॉर्म में आपके MCQs बेस्ड क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जाके ज्वाइन वो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, ताकि आपकी जो बेसिक नॉलेज है वो रिफाइन होती रहे। ठीक है, अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।